साल 1983। गुजरात का ओखा तट, अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर एस.आर. राव कर रहे थे, गोताखोरी के भारी उपकरणों के साथ समुद्र की सतह पर बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। उस समय शायद किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में हमारी सदियों पुरानी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जैसे ही गोताखोरों ने समुद्र की उन नीली और शांत गहराइयों में प्रवेश किया, नीचे उतरते ही रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं था। पानी के अंदर पत्थरों की लंबी दीवारें, बड़े बड़े कटे हुए ब्लॉक्स और कुछ अजीब से विशाल ढांचे वहां मौजूद थे। इस दृश्य ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल को जन्म दिया। क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? ये अब केवल एक कौतूहल नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत बड़े पुरातात्विक रहस्य की बस एक शुरुआत थी। डॉक्टर राव का नजरिया यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प था। देखिए, दशकों तक महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों को दुनिया भर में सिर्फ एक मिथक या काल्पनिक कहानियां ही माना जाता रहा। कई लोगों ने तो इस समुद्री खोज को सिर्फ एक धार्मिक सोच से प्रेरित मानकर खारिज कर दिया था। लेकिन डॉक्टर राव का दृढ़ विश्वास था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और उनके इसी दृढ़ संकल्प ने एक ऐसे अभूतपूर्व और दशकों लंबे पुरातात्विक अभियान की नींव रखी, जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के अगले हिस्से को समझते हैं, एक स्वर्णिम शहर का निर्माण और उसकी पौराणिक शुरुआत। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे, करीब 5000 साल पीछे चलना होगा। प्राचीन कथाओं के अनुसार मथुरा में कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने क्रोधित होकर मथुरा पर लगातार 17 बार भयंकर हमले किए। बार बार होने वाले इन हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने एक सुरक्षित जगह बसाने का फैसला लिया। कथाओं में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि प्रदान की। इसके बाद निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को इस नई भव्य नगरी को बनाने का अभूतपूर्व कार्य सौंपा गया। और ये कोई साधारण निर्माण नहीं था, अत्यंत विशाल और भव्य। कहा जाता है कि इसमें कुल 9 लाख भव्य महल थे, और ये महल सोने, चांदी, हीरे और अनमोल रत्नों से जड़े हुए थे। यह नगरी इतनी सुनियोजित थी कि आज के आधुनिक शहर भी शायद इसके सामने फीके लगें। चौड़ी सड़कें जो सीधे बंदरगाहों तक जाती थी, उन्नत जल आपूर्ति और सिंचाई प्रणालियां जो उस युग में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। यह पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर स्वर्ण नगरी थी, जिसे द्वारका यानी द्वारों का नगर कहा गया। इस स्वर्णिम दौर के बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, श्राप और दुखद पतन। एक ऐसी नगरी जिसका डूबना तय था। जहां इतना भव्य निर्माण होता है ना, वहां पतन की कहानी भी अक्सर उतनी ही नाटकीय होती है। महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध के बाद इस शहर के भाग्य ने एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ लिया। घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। सबसे पहले कौरवों के विनाश से अत्यंत क्रोधित गांधारी ने यदुवंश के संपूर्ण विनाश का श्राप दे दिया। फिर कृष्ण के पुत्र सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धरकर महान ऋषियों के साथ छल किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने एक लोहे के मूसल के जन्म का श्राप दिया, और यही मूसल बाद में विनाश का मुख्य कारण बना। समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार, मदिरापान और अनैतिकता इतनी बढ़ गई कि प्रभास तीर्थ में एक उत्सव के दौरान वे आपस में ही भयंकर युद्ध करने लगे। अंततः एक शिकारी के तीर से घायल होकर कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैसे ही कृष्ण ने इस लोक को त्यागा, समुद्र अचानक उफान पर आ गया। उन उफनती लहरों ने पलक झपकते ही उस पूरी भव्य नगरी को अपने अंदर निकल लिया। वो द्वारका, जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की खामोश गहराइयों में दफन हो गई। अब आते हैं आज के दौर में। पुरातात्विक साक्ष्य यानी मिथक से लेकर आधुनिक विज्ञान तक का सफर। देखिए, सदियों तक इस पूरी कहानी को सिर्फ एक कल्पना ही माना गया, लेकिन 20वीं सदी में स्थानीय मछुआरों और पायलटों के दावों के बाद विज्ञान ने इस रहस्य को परत दर परत खोलना शुरू किया। 1963 में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआती खुदाई से लेकर 1983 में डॉक्टर राव के ऐतिहासिक लेकिन सीमित संसाधनों वाले गोताखोरी अभियान तक
फिर 2001 तक आते आते हाईटेक सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होने लगा और अंततः 2007 में नौसेना और एएसआई ने मिलकर एक बहुत बड़ा अंडर वाटर अभियान चलाया जिसने इस पर एक तरह से अंतिम मोहर लगा दी। तो अब सवाल उठता है कि समुद्र के नीचे आखिर मिला क्या? वहां जो चीजें मिली वे विज्ञान और मिथक के बीच का सबसे बड़ा पुल है। पौराणिक कथाओं की सोने की दीवारों के विपरीत वास्तविकता में वहां विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक मिले। गोताखोरों ने 560 मीटर लंबी एक मानव निर्मित दीवार खोजी, 30 से ज्यादा विशाल खंभे मिले, उन्नत 3 छेद वाले समुद्री लंगर मिले जो उस दौर में एक बेहद सक्रिय और विकसित बंदरगाह का स्पष्ट संकेत देते हैं। इसके साथ ही जल निकासी प्रणाली और टेराकोटा की मोहरें भी मिली। ये किसी प्राकृतिक बनावट का नहीं बल्कि एक अत्यंत व्यवस्थित सभ्यता का बहुत ही ठोस प्रमाण था। इसके बाद हमारा अगला विषय है डूबने का विज्ञान और समुद्र स्तर को समझना। इतना विशाल शहर आखिर पानी के नीचे गया कैसे? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई ठोस प्राकृतिक वजह थी? इसका जवाब सी लेवल राइज थ्योरी यानी समुद्र स्तर वृद्धि के सिद्धांत में छिपा है। अमेरिका के प्रोफेसर रेंस ने 20,000 सालों के डेटा का विश्लेषण किया। इससे पता चला कि 9,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन फिर अचानक किसी बड़ी सुनामी या समुद्री आपदा के कारण समुद्र का स्तर बहुत तेजी से कई मीटर तक बढ़ गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैरेबियन द्वीप और इंडोनेशिया जैसी दुनिया भर की अन्य जगहों पर भी ठीक इसी समय ऐसी ही हलचलें दर्ज की गईं, जो द्वारका के डूबने की टाइमलाइन से सटीक रूप से मेल खाती हैं। और आधुनिक कार्बन डेटिंग के खुलासों ने तो सबको और भी हैरान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के जो नतीजे आए वो पूरी तरह से चौंकाने वाले थे। कुछ कलाकृतियां और अवशेष 5,000 साल पुराने निकले, जो बिल्कुल महाभारत काल से मेल खाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुछ बर्तन और ढांचे 9,000 साल पुराने पाए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी काफी पुरानी हो सकती है। इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया के सामने इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब हम आते हैं बिल्कुल वर्तमान में 2024 में विरासत का पुनर्जन्म, जहां आस्था और विज्ञान का मिलन होता है। लगभग 90 वर्षों की ये लगातार खोज अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां इसे आधिकारिक तौर पर बहुत बड़ी मान्यता मिल रही है। फरवरी 2024 का पल काफी ऐतिहासिक था। भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद पंचकोई बीच के पास स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की उन गहराइयों का दौरा किया जहां ये प्राचीन नगरी कभी खड़ी थी। समुद्र के तल पर एक मोरपंख अर्पित करना सिर्फ एक कार्य नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्र की प्राचीन आस्था और आधुनिक पुरातात्विक वास्तविकता के बीच का एक बेहद शक्तिशाली और प्रतीकात्मक मिलन था। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। द्वारका की इस व्यवस्थित खोज ने यह साबित कर दिया है कि जिसे पीढ़ियों से हम सिर्फ कहानियां या मिथक मानते आ रहे थे, वे वास्तव में गहरे ऐतिहासिक सत्य हो सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों में गहरा इतिहास छिपा हो सकता है। तो विचार करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में ऐसे और कितने प्राचीन सत्य होंगे जो अभी भी मिथक का लवादा ओढ़े किसी सही अन्वेषक के गहराई में उतरने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है।